दम यहां तक टूटा कि जिस एमवाई समीकरण की ये लोग बात करते थे, इस बार तो वो एमवाई समीकरण तक ध्वस्त हुआ है। और इस बार कई ऐसे एम हैं एक बड़ी संख्या में जिन्होंने हम लोगों का साथ देने का काम किया, जो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और कई ऐसे वाई के साथी भी हैं जो इस बात को समझ गए भैया कि वाई का मतलब सिर्फ एक परिवार है महागठबंधन में। वाई का मतलब मुख्यमंत्री भी मैं, मेरे जेल जाने के बाद मेरी अर्धांगिनी, अगली पीढ़ी आएगी तो मेरा बेटा सांसद बनने की बात आएगी तो मेरी बेटी, कोई भी लाभ मिलने की बात होगी तो मेरा परिवार। तो वाई भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए। आज उसी समाज से आने वाले मेरे कई विधायक आप सबके पीछे यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में चुनाव पहले दिन से ही स्पष्ट था कि जिस एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा था, जहां पर बात सिर्फ विकास की हो रही थी, जहां पर बात डबल इंजन से मिलने वाले लाभ की हो रही थी, जहां पे बात मेरे प्रधानमंत्री के सोच की हो रही थी, जहां पे बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की हो रही थी, जहां पे बात बिहारी फर्स्ट की हो रही थी, जहां पे एनडीए घटक दलों की एकजुटता की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहंकार की बात हो रही थी, एक दूसरे को सम्मान न देने की बात हो रही थी। एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। एक बधाई कल मैं उनको फोन के माध्यम से पहले ही दे चुका था, पर आज विधिवत तरीके से मिलकर न सिर्फ उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, बल्कि आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रहेगी उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। आज अब यहां आप सबके सामने आपसे रूबरू हो रहा हूं और एक ऐसे कार्यालय में जिस कार्यालय से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। सन 2000 में जब से पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक ये दूसरा पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। पहला प्रदर्शन 2005 में जब बिना किसी गठबंधन में मेरे नेता ने चुनाव लड़ने का काम किया, 29 विधायक जीते, पर परिस्थितियों वर्ष उस वक्त सरकार नहीं बनी और जिस तरीके से दोबारा चुनाव होने पर पार्टी का प्रदर्शन 2005 नवंबर में जब चुनाव हुए तो उस तरीके का नहीं रहा जो पहले फरवरी में हुए चुनाव में रहा था। और तब से निरंतरता में पार्टी ने कई संघर्ष के दौर देखे। 2009-2010 का एक ऐसा दौर आया जब 2009 लोकसभा में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी खुद भी उस वक्त वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। वो एक कठिन समय जरूर पार्टी का था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 2014 में एक शानदार वापसी, उन 5 सालों में जिस तरीके से उनका संघर्ष रहा, एक शानदार वापसी उन्होंने करने का काम किया। इतिहास कहते हैं कि अपने आप को दोहराता है। लगभग 2020 के आसपास पुनः मेरे सामने ऐसी ही परिस्थिति आई जहां पार्टी की समाप्ति की भी घोषणा कई दलों के द्वारा कई अलग अलग मंचों पर कर दी गई थी। 2020 में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और उसके बाद 2021 में जिन उतार चढ़ाव से पार्टी और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर गुजरा, कहीं ना कहीं 2022 आते आते तक ये मान लिया गया था कि लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान समाप्त है। पर मेरी रगों में भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून है। 2009 के बाद ना उन्होंने हार मानी थी और संघर्ष कर पार्टी को ऊंचाइयों तक वो लेकर गए थे। उन्हीं का खून मेरी रगों में है। 2020 में जब प्रदर्शन हम लोगों की अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा, मैंने भी उन्हीं से ही सीख लेते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, ये संकल्प लिया। 2024 में गठबंधन ने अपना विश्वास जताते हुए एक सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें दी लड़ने की और 5 की 5 हम लोग जीते। और विधानसभा में 0 विधायक वाली पार्टी, मैं एक विधायक बोलने लगा था पर बोलते बोलते याद आया कि जो विधायक थे
वो भी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे और उन्होंने दूसरे दल का साथ थामा था। तो ऐसे में 0 विधायक वाली पार्टी को जिस तरीके से गठबंधन ने विश्वास जताकर 29 सीटें देने का काम किया और 29 में भी ऐसी सीटें देने का काम किया जो गठबंधन ने विश्वास रखा कि ये कठिन सीटें हैं और ये कठिन सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ही जिता कर ला सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे ज्यादा विस्तार में ये बातें आपके समझ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीडिया ने अपना विश्लेषण, आप सब ने अपनी अपनी तरीके से अपने अपने चैनल्स पे आपने इसका विश्लेषण किया था कि किस तरीके से वो विश्लेषण का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ था। उसके पीछे की सोच ये बताई जा रही थी कि चिराग पासवान को ये सीटें हारने के लिए दी गई हैं और मेरे कुछ शुभचिंतक जो मेरे बारे में सोच रखते हैं कि भैया कैसे चिराग पासवान को कमतर आंका जाए, उन्होंने खासतौर पर यह नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि 2020 में चिराग पासवान ने खेल किया था जदयू के साथ और 2025 में यह खेल जदयू ने कर दिया चिराग पासवान के साथ, ऐसी सीटें थमाकर जिसमें 100% स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाने वाला लड़का इसमें तो कम से कम प्रदर्शन अपना अच्छा नहीं कर पाएगा। और थ्रू आउट द इलेक्शंस, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि जदयू और लोजपा में दरारें हैं, ये दरारें भरी नहीं गई हैं, अब चिराग पासवान से बदला लेने का समय आ गया और अब चिराग अगर 4-5 सीटें भी इसमें से जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड मोर और लेस अधिकांश एग्जिट पोल ने भी वैसा ही दिखाना शुरू किया जहां पे हम लोगों को दहाई के आंकड़े तक भी लेकर जाने में कई एग्जिट पोल की सांस फूलने लगती थी। बहरहाल मैंने हमेशा इस बात को मैंने कहा कि मैंने चुनाव सर्वे के आधार पर नहीं, मैंने हमेशा चुनाव अपनी मेहनत के आधार पर लड़ने का काम किया। परिणाम मैंने ये सोचकर नहीं कि एग्जिट पोल मुझे क्या दिखाएंगे, परिणाम बिहार की जनता मुझे क्या देगी, ये सोचकर मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। 2014 में भी मात्र एग्जिट पोल, जब हम लोग 7 सीटें लड़े और 6 जीते थे तो एग्जिट पोल मात्र 2 सीटें दिखा रहा था और कुछ जगह तो ये कह के दिखाई जा रही थी कि बस बाप बेटा ही, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि बस बाप बेटा अपनी सीटें जीतेंगे, जमुई से चिराग और हाजीपुर से मेरे नेता। और 2019 में भी जब 6 की 6 हम लोग जीते तब भी यही नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बहुत होगा तो 2 सीटें जमुई चिराग निकाल लेंगे, हाजीपुर इनके नेता के नाम पर उस वक्त हमारे चाचा चुनाव लड़ रहे थे वो निकाल लेंगे। और 24 में तो हद कि भैया सिर्फ हम ही सीट निकाल पाएंगे, जमुई की 1 सीट निकल गई तो निकल गई, बाकी इनके जितने प्रत्याशी हैं उनमें से कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और मेरे 5 सांसद आज इस मंच पर आपके सामने मौजूद हैं। बहरहाल मैं एग्जिट पोल को मैं दोष नहीं देता, मैं दोष उन लोगों को देता हूं जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं बार बार कि गठबंधन में दरारें, चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी के बीच में दरार, लोजपा जदयू, और इन बातों को सहज स्वीकार करना भी आसान हो जाता है क्योंकि मेरा इतिहास भी ऐसा ही रहा है। 2020 में जिस तरीके से हमारी भूमिका रही तो उस भूमिका के साथ जोड़ते हुए इन परिस्थितियों को जोड़ना आसान हो जाता था और इसीलिए 24 के लोकसभा में भी यही परसेप्शन बनाया गया और यही परसेप्शन 2025 विधानसभा में भी बनाया गया। और मुझे खुशी है आज कि जिस तरीके से तमाम बातों को ध्वस्त करते हुए एनडीए का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं की बातें, उनका भ्रम फैलाना, उनका फॉल्स नैरेटिव सेट करना सिर्फ बातें बनकर रह गया। और जो बातें मैंने निरंतरता में कही थी, राजनीति का विद्यार्थी हूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं भी अध्ययन करता हूं, पढ़ता रहता हूं, निरंतरता में सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं बट आंकड़ों को पढ़ता हूं, आंकड़ों पे काम करता हूं और इसीलिए मेरा विश्वास हर बार गहराता है कि भैया इतना तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और वो विश्वास जो मैं आप लोगों से संवाद के दौरान भी रखता हूं वो आता ही इन बातों को लेकर है क्योंकि मैंने उन आंकड़ों पे काम किया होता है। मैंने बार बार 2020 से इस बात को कहा, जब ये बात कही जा रही थी कि भैया राजद इतनी बड़ी पार्टी, राजद इतनी बड़ी पार्टी, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, अब आज की तारीख में कौन होंगे कैसे होंगे नहीं पता, बट उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष कि भैया वो एकदम मुख्यमंत्री बनने के
समीप थे, बन ही गए थे, शपथ होने वाली थी। मैंने तब भी ये कहा था कि बिहार की जनता ने कभी भी उनको चुनने के लिए वोट नहीं दिया। 2020 में बहुत सहजता से ये बात मेरे साथ जोड़ दी जाती थी और कह दी जाती थी कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। अगर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ तो इसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ सीधा सीधा राजद को मिला था। राजद को भी उस वक्त बड़ी पार्टी चुनने का जनादेश नहीं था, क्योंकि उस वक्त एक डिवाइडेड एनडीए था। इसका लाभ परिस्थितिवश राजद को मिल गया था। बट उन आंकड़ों को देखकर, इतने विधायकों को देखकर, जिस तरीके से राजद अपने पुराने स्वरूप में, अहंकार में आ गया था, उस वक्त मैं बार बार ये कह रहा था कि ये अहंकार ही इनके पतन का कारण बनेगा, क्योंकि ये कभी समझ ही नहीं पाए कि एक बटे हुए एनडीए का लाभ आपको मिला है, जनता ने आपको नहीं स्वीकारा है। और आज वही चीज प्रमाणित हुई है। यही परिणाम 2020 में आते और जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की अगर मैं बात करूं तो ये तो 2005 से 2010 से समाप्त है। ये पार्टी 2010 में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत मिला था, उसी वक्त राजद को अस्वीकार कर दिया गया था और ये अस्वीकार 2005 में भी हो गया था। तो एक बार जो 90 के जंगल राज के बाद, उन 15 सालों के शासन के बाद जनता ने राजद को अस्वीकार करने का काम किया। बिहार की जनता ने कभी उन्हें दोबारा स्वीकार नहीं किया। अब उसके बाद से परिस्थितियां बनती गई। 2010 में जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया कि भैया राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज वाला नेतृत्व तो हमें नहीं चाहिए। पर 2015 में परिस्थितिवश पुनः उन्हें मौका मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनके साथ जाने की वजह से उन्हें लाभ हुआ। और 2020 आते आते तक जिस तरीके से एनडीए में बिखरा हुआ, अगर 2015 का भी एनडीए वैसा ही रहता जैसे आज है तो भी इन लोगों के लिए खाता खोलना मुश्किल होता। 2020 में भी आज जैसे हम लोग हैं वैसे ही रहते तो इन लोगों के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना मुश्किल होता। और 2025 ने तो प्रमाणित कर ही दिया भैया। इतना बुरा हर्ष, कई लोग सोचते हैं कि और कहते हैं कि भैया ये तो कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल कल्पना की थी, मैंने कल्पना की थी। और मैं बार बार आप लोगों से बातचीत के दौरान इस बात को मैं कहता रहा था और मैं कह रहा था कि भैया अगर हम लोग यूनाइटेड तौर पर चुनाव लड़ लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन अस्तित्व में भी आ सके। और इस बार जिस तरीके से इनकी बुरी करारी हार हुई है, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता आज से नहीं दशकों से नकार चुकी है, पिछले 20 साल से नकार चुकी है। यह सिर्फ एक भ्रम बना हुआ है। और इस बार तो भ्रम यहां तक टूटा कि जिस एमवाई समीकरण की ये लोग बात करते थे, इस बार तो वो एमवाई समीकरण तक ध्वस्त हुआ है। और इस बार कई ऐसे एम हैं एक बड़ी संख्या में जिन्होंने हम लोगों का साथ देने का काम किया, जो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और कई ऐसे वाई के साथी भी हैं जो इस बात को समझ गए भैया कि वाई का मतलब सिर्फ एक परिवार है महागठबंधन में। वाई का मतलब मुख्यमंत्री भी मैं, मेरे जेल जाने के बाद मेरी अर्धांगिनी, अगली पीढ़ी आएगी तो मेरा बेटा सांसद बनने की बात आएगी तो मेरी बेटी, कोई भी लाभ मिलने की बात होगी तो मेरा परिवार। तो वाई भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया। आज उसी समाज से आने वाले मेरे कई विधायक आप सबके पीछे यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में चुनाव पहले दिन से ही स्पष्ट था कि जिस एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा था, जहां पर बात से विकास की हो रही थी, जहां पर बात डबल इंजन से मिलने वाले लाभ की हो रही थी, जहां पे बात मेरे प्रधानमंत्री के सोच की हो रही थी, जहां पे बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की हो रही थी, जहां पे बात बिहारी फर्स्ट की हो रही थी, जहां पे एनडीए घटक दलों की एकजुटता की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहंकार की बात हो रही थी, एक दूसरे को सम्मान ना देने की बात हो रही थी। आप बताइए भैया ये कौन सहज स्वीकार करेगा कि इतनी माथापच्ची के बाद, हाथ पांव जोड़ने के बाद, एक दूसरे को आंख दिखाने के बाद तो आपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे सहमति दी। अगर ये सहमति इतनी पहले ही थी तो राहुल जी तो घूम के गए थे ना भैया बिहार, उस वक्त घोषणा कर देते उनके चेहरे पर किस तरीके से उनको डराना धमकाना पड़ा, तब जाके वो चेहरे की घोषणा हुई। और एक और जो मुख्यमंत्री बनने के लिए भैया पूरी पार्टी को ही उन्होंने स्वाहा कर दिया। और उस पर भी अहंकार उस गठबंधन का देखे कि जनादेश अभी तक आया नहीं था और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये अहंकार की भाषा है, ये तानाशाही की भाषा है।
और जिसको 90 के दशक के बाद जनता ने नकारा तो आज तक उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता, जातीयता का